My dear students, this is Engineer Rahul Dubey and you are watching YouTube channel Space Ridge. तो बच्चों, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। सॉलिड्स में एनर्जी बैंड्स कैसे बनते हैं और क्या क्या एनर्जी बैंड्स होते हैं उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। बिफोर गोइंग टू the topic energy bands, we will first revise what we have previously studied in the chapter atoms, energy levels of hydrogen. So students, energy levels of hydrogen is given by En is equal to minus 2 pi square m k square z square e की power 4 upon n square h square. So for hydrogen or hydrogen like atoms, Bohr has given this formula. So you know the values of all these terms used in this formula. Pi is 3.14, m is the mass of electron, it is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, k is 9 into 10 to the power 9, Newton meter square per coulomb square, z for hydrogen it is 1, e is 1.6 into 10 to the power minus 19, n is the number of orbit in which the electron is rotating, h is Planck's constant. So putting all these values, we get E1 as minus 13.6 electron volt and E2 as minus 13.6 upon 4. Why 4? Because watching this formula closely, we can say that En is inversely proportional to n square. So E2 is minus 13.6 E1's value upon 2 square. 2 square means 2 to the 4. Likewise, E3 is minus 13.6 electron volt upon 9. So we get it as minus 1.51 electron volt, and E4 we get as minus 0.85 electron volt. So in energy levels को, for n is equal to 1, we get energy as minus 13.6 electron volt. For n equal to 2, we get minus 3.4 electron volt. For n equal to 3, it is minus 1.51 electron volt. And for n equal to 4, it is minus 0.85 electron volt. Therefore, from Bohr's atomic model, electrons have well defined energy levels in an isolated atom. From Bohr's atomic model, electrons have well defined energy levels in an isolated atom. ये isolated atom क्या होता है? तो बच्चों, एक ऐसा एटम जिसके आसपास कोई दूसरा एटम ना प्रेजेंट हो, दैट इज आइसोलेटेड एटम। तो आइसोलेटेड एटम की बात अगर हम करते हैं तो जो हम लोग एनर्जी लेवल्स देख रहे हैं ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स आ रही हैं, यानी हमें डिफिनिट स्ट्रेट लाइंस हमें मिल रही हैं जो एनर्जी लेवल्स को एक्सप्रेस करती हैं। So students, we can say that for an isolated atom, discrete energy levels are प्रेजेंट। किसी आइसोलेटेड एटम के लिए डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट होती हैं। सो स्टूडेंट्स, ये तो कहानी हो गई
किसी आइसोलेटेड एटम की। अब हम बात करते हैं एक क्रिस्टल की। तो क्रिस्टल बनेगा जब हम इंफिनिटी से बहुत दूर दूर से एटम्स को पास लाते हैं। कितने पास? बहुत पास, ऑलमोस्ट 2 to 3 एंगस्ट्रॉम पास ले आ देते हैं जब उनकी क्रिस्टल स्पेसिंग होती है अराउंड 2 to 3 एंगस्ट्रॉम, तो एक क्रिस्टल फॉर्म होता है। तो अगर हम लोग किसी सिलिकॉन का क्रिस्टल कंसीडर करें, कंसीडर ए क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन मेड फ्रॉम ब्रिंगिंग the atoms from infinity very close to each other. Suppose there are capital N atoms in the crystal. तो सबसे पहले हम एक सिंगल एटम की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एक सिंगल एटम की। तो एक सिंगल एटम जैसे हम ले लें, अगर सपोज कर लीजिए, पहले सोडियम से समझने का प्रयास करें, 11Na। तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 281 या फिर 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, तो एक सोडियम ले लेते हैं एटम, उसका न्यूक्लियस दिखा देते हैं। ये सपोज कर लीजिए उसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन वेरियस ऑर्बिट्स में होंगे। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन सॉरी, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड द थर्ड ऑर्बिट देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो अभी इस जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, जो 3s1 वाला इलेक्ट्रॉन है, या फिर जो ये 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर है थर्ड ऑर्बिट में, ये वाला है। अब इससे कौन कौन इंटरेक्ट कर रहे होंगे? ये इलेक्ट्रॉन्स, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसे रिपेल कर रहे होंगे, और ये जो यहां ये न्यूक्लियस है, ये इसे अट्रैक्ट कर रहा होगा। सिर्फ इतनी कहानी है। लेकिन जब दूसरे एटम्स पास में आएंगे इसके, सपोज कर लीजिए इसके पास एक और एटम आ गया सोडियम का, उसके भी ऑर्बिट्स दिखा देते हैं। ठीक है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर कोई एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा? ये पास वाला जो एटम होगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसे रिपेल करेंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? इसको रिपेल करेंगे। ठीक है, लेकिन ये पास वाला, ये जो न्यूक्लियस होगा, ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं जब एटम्स पास आते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन्स नेबरिंग, इस एटम को अगर कंसीडर करें तो इसके नेबरिंग जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेंगे। साथ ही साथ अंदर वालों से भी इंटरेक्शन होगा। लेकिन लेकिन जो ये आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है उससे इंटरेक्शन सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, ये आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन ही क्या हो जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है। हम देखे हैं, केमिस्ट्री में भी आप पढ़े होंगे। तो ये आउटर मोस्ट शेल से जो है इंटरेक्शन है, सबसे ज्यादा इंटरेक्शन हो रहे हैं। ये अंदर वालों से भी इंटरेक्शन होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये 2 एटम्स की बात हुई। पास में और भी एटम्स होंगे, यहां कोई एटम होगा, उसका न्यूक्लियस होगा, उसके ऑर्बिटल्स होंगे, और इसके इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ये भी इससे क्या करेंगे? इंटरेक्ट करेंगे। इसका जो न्यूक्लियस होगा वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब अगर हम बात करें एक क्रिस्टल की, सपोज कर लीजिए ऐसा एक क्रिस्टल है।
तो जो कुछ एटम्स यहां पर कॉर्नर्स पर हैं, कुछ एटम यहां एजेज पर हैं, कुछ एटम यहां कहीं हैं, कुछ एटम यहां पर या बीच में होंगे, एकदम बीचों बीच में, इसके सेंटर में होंगे। तो समझने की कोशिश करते हैं, इस वाले एटम की कहानी कुछ अलग है कि इसके पास में यहां 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 एटम्स होंगे, ठीक है। और इसकी कहानी कुछ अलग है, इसके लिए यहां 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 इस टाइप से एटम्स है। इसकी कहानी कुछ अलग है, इसके लिए यहां 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 एटम्स है। तो हर एक जो एटम है वो अलग अलग पोजीशन पर है। हर एक एटम जो क्रिस्टल में है उसकी पोजीशन क्या है, अलग अलग, डिफरेंट है। देयर इज डिफरेंट पोजीशन फॉर ईच एटम। हर एक एटम अलग अलग पोजीशन पर है। देखिए ये क्रिस्टल है ना, कोई एटम यहां कॉर्नर पर है, इसके लिए इलेक्ट्रॉन्स जो वेरियस एटम्स होंगे, जो नेबरिंग एटम्स या फिर अदर एटम्स हैं जो इससे इंटरेक्ट करेंगे, वो अलग ढंग से इसकी पोजीशनिंग, इस एटम की पोजीशनिंग होगी उनके लिए। जो यहां एज पर होगा उसकी पोजीशनिंग अलग टाइप से होगी, जो यहां सेंटर में होगा उसकी पोजीशनिंग अलग टाइप से होगी। यानी कि हर एक एटम जो है वह अलग अलग टाइप से पोजीशनड है, ठीक है। अगर हर एक एटम अलग अलग टाइप से पोजीशनड है क्रिस्टल के अंदर, तो इससे हम यह भी कह सकते हैं कि हर एक एटम के जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है, या फिर 1s का इलेक्ट्रॉन, 2s का इलेक्ट्रॉन, 2p का इलेक्ट्रॉन या 3s के इलेक्ट्रॉन है, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग टाइप की होगी, ठीक है। देयरफॉर ईच एटम in a crystal has unique position due to which it will have unique interactions with the atoms of the crystal। तो बच्चों, क्रिस्टल में हर एक एटम का जो पोजीशन होगा वो यूनिक होगा और उसके यूनिक इंटरेक्शन होंगे। तो हम यह भी कह सकते हैं कि हर एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हर एक एटम का पोजीशन यूनिक है, उसके इंटरेक्शंस यूनिक हैं, इसका मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन का, दिस सिग्निफाई और देयरफॉर वी कैन से, हेंस वी कैन से दैट ईच इलेक्ट्रॉन in a crystal has unique interaction, unique position। और यूनिक पोजीशन होने का मतलब क्या हुआ कि यूनिक इंटरेक्शंस होंगे। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं ईच इलेक्ट्रॉन इन ए क्रिस्टल हैज unique interactions with the atoms or electrons of the crystal। तो अगर हर इलेक्ट्रॉन की यूनिक पोजीशनिंग है, यूनिक उसके इंटरेक्शंस हो रहे हैं, इसका मतलब उसकी एनर्जी लेवल जो कभी डिस्क्रीट हुआ करती थी वो अब डिस्क्रीट नहीं रहेगी, बल्कि या तो थोड़ा सा कम हो जाएगी, या तो थोड़ा सा एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या थोड़ा सा एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से ये n=3 वाला है, इसकी भी एनर्जी क्या होगी, या तो थोड़ी सी कम हो जाएगी या तो थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। सेम काम इसके लिए भी, लेकिन चूंकि n=1 ये सबसे सॉरी अंदर में होता है, एटम के न्यूक्लियस के सबसे क्लोज होता है n=1 वाला, इसलिए इसके इंटरेक्शन सबसे कम होंगे और सबसे ज्यादा इंटरेक्ट कौन करेगा, जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होगा। अब इन इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन से यह होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स जिनकी डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हुआ करती थी,
किसी आइसोलेटेड एटम के लिए वो अब वैसी नहीं रहेगी, बल्कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर फोर्स्ड टू हैव डिफरेंट एनर्जी लेवल्स फ्रॉम द आइसोलेटेड एटम. इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन इन अ क्रिस्टल, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर सेल्स आर फोर्स्ड टू हैव एनर्जीज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दोज इन आइसोलेटेड एटम्स. जो आइसोलेटेड एटम्स में जो एनर्जी लेवल्स हमें डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स मिल रही है ना, जो हमें डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स मिल रही है आइसोलेटेड एटम के लिए, वैसी एनर्जी लेवल्स हमें नहीं मिलती है किसी क्रिस्टल के लिए. क्रिस्टल में ये जो एनर्जी लेवल्स हम यहां देख रहे हैं, ऐसी एनर्जी लेवल्स हमें देखने को नहीं मिलती हैं. आइए, ये आइसोलेटेड एटम्स की बात हो गई. आइए देखें क्रिस्टल में क्या होगी. कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी लेवल्स क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी. ये देखिए एनर्जी लेवल्स क्या हो गई, कम हो गई. और कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी लेवल्स क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी. जो आइसोलेटेड एटम वाली एनर्जी लेवल्स थी उससे कुछ बढ़ गई. ठीक है. इसी तरह से अगर हम इस वाले एनर्जी लेवल की बात करें तो देखिए यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी भी एनर्जी लेवल क्या हो जाएगी, थोड़ी कम, स्लाइटली लेसर हो जाएगी, या फिर स्लाइटली हायर हो जाएगी एनर्जी लेवल्स. ठीक है, ये भी इंटरेक्ट करेंगे. इसी के साथ ये वाली जो एनर्जी लेवल है, सपोज कर लीजिए यहां कहीं है ये वाली, इसकी भी एनर्जी लेवल्स थोड़ी कम या थोड़ी ज्यादा हो जाएंगी, थोड़ी कम या थोड़ी ज्यादा. और इस वाली की एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होती है, जैसे थी लगभग वैसे ही रह जाती है. तो हम देखते हैं जो एनर्जी बैंड्स हैं, अगर आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके लिए जो हमें एनर्जी के लेवल्स दिख रहे हैं, लाइन्स ये दिख रही हैं, ये हमें बहुत सारी मिलेंगी, क्योंकि बहुत सारे इंटरेक्शंस होंगे आउटर मोस्ट सेल वाले. आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी बहुत सारी, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स की बहुत सारी इंटरेक्शंस होंगी. ड्यू टू सो मेनी इंटरेक्शंस एंड ड्यू टू यूनिक पोजीशन, द एनर्जी लेवल्स फॉर दीज आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स will be slightly lower or slightly higher. Okay? तो हम कह सकते हैं कि हर एक एनर्जी लेवल स्प्लिट हो जा रही है into a number of energy levels appearing as a continuous band of energy. So we can say that each energy level splits, each energy level splits into a number of energy levels. Forming a continuous band called energy band. तो बच्चों हर एक एनर्जी लेवल क्या हो जा रही है, स्प्लिट हो जा रही है. भाई हर एक एटम का जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी या तो ज्यादा हो जाएगी थोड़ा, या तो थोड़ा कम हो जाएगी. फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा उसकी भी एनर्जी या तो थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी या तो थोड़ी सी कम हो जाएगी. फिर नेक्स्ट एक एटम है, उसकी जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी या तो थोड़ी सी ज्यादा या तो थोड़ी सी कम. तो इस तरह से अलग अलग बहुत सारे जो एटम्स हैं उनके जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी या तो थोड़ी सी ज्यादा या तो थोड़ी सी कम हो जाएगी. तो हमें मिलेगा क्या कि ईच एनर्जी लेवल विल स्प्लिट इनटू अ नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स फॉर्मिंग ए कंटिन्यूअस बैंड. बैंड को हिंदी में पट्टी भी बोलते हैं, बैंड को
हम पट्टी भी कहते हैं। तो एक कंटिन्यूअस बैंड हमें मिल जाता है एंड दैट इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। नाउ आई होप कि आपको एनर्जी बैंड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब अगर हम बात करें कि एनर्जी बैंड्स कैसी होती हैं, किस टाइप की होती हैं, तो एक होता है हमारा वैलेंस बैंड, एक होता है हमारा वैलेंस बैंड, और वैलेंस बैंड के ठीक ऊपर रहता है कंडक्शन बैंड। तो बच्चों कंडक्शन बैंड, जो ये 3s1 वाला इलेक्ट्रॉन है ना, जब हम जैसे सोडियम की बात करते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारा वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये हमारा कहां का इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है। इसके ठीक ऊपर अगर ये बाहर निकल जाता तो ये कहां पहुंच जाएगा? कंडक्शन बैंड में। तो वैलेंस बैंड के जस्ट अबव द वैलेंस बैंड there is a conduction band। अब वैलेंस बैंड के ऊपर कंडक्शन बैंड है। अब जो ये वैलेंस बैंड के ऊपर कंडक्शन बैंड में है, इसमें इलेक्ट्रॉन हो भी सकते हैं और इलेक्ट्रॉन नहीं भी हो सकते हैं। अगर 0 केल्विन की बात करें, एट 0 केल्विन, at 0 Kelvin, 0 Kelvin is, what is it? Absolute temperature, absolute zero temperature. At 0 Kelvin there is no electron present in the conduction band। ठीक है, 0 केल्विन पर कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं होता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इन दोनों के बीच में गैप भी हो सकती है, गैप नहीं भी हो सकती है, ओवरलैपिंग भी हो सकती है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। तो स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे कि जब एटम्स पास पास लाए जाते हैं, जब एटम्स पास पास लाए जाते हैं तो इनके एनर्जीज पर क्या असर पड़ता है। जब एक क्रिस्टल बनाते हैं तो उनकी एनर्जीज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, उसको सीखते हैं। देखिए, अगर हम बात करें सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14 एंड वी कैन राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। okay, now in the outermost cell in 3s there are 2 electrons, in 3p there are 2 electrons. So in chemistry we have studied, we can represent it like in 3s there are 2 electrons and in 3p there are 2 electrons. कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 3s में हो सकते हैं? कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 3s में हो सकते हैं? द आंसर इज 2। कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 3p में हो सकते हैं? द आंसर इज 6। कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 3p में? 6। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं थर्ड ऑर्बिट में? 2 + 6, 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन अभी प्रेजेंट है? 2 + 2, 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 electrons are present in the outermost cell. We can write it as 2, 8, 4. 4 electrons are present in the outermost cell of silicon. सिलिकॉन के outermost cell में अगर 4 electrons present हैं, तो सपोज करिए हम एक क्रिस्टल बनाने जा रहे हैं। उस क्रिस्टल को बनाने के लिए हम n एटम्स को पास लाते हैं। If we bring n atoms, if n atoms are brought to form a
क्रिस्टल। सपोज कर लीजिए n एटम्स को हम लोग पास लाते हैं एक क्रिस्टल बनाने के लिए। तो जब n एटम को लाएंगे तो कितनी टोटल वैकेंसी है यहाँ पर? 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ एडजस्ट हो सकते हैं। इसे हम मान सकते हैं कि हर एक सिलिकॉन के पास अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं आउटर मोस्ट शेल में तो इतनी वैकेंसीज होंगी। तो अगर n एटम्स पास लाए जा रहे हैं तो टोटल वैकेंसी कितनी हो जाएगी? 8n। इसको ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं कि कोई वैकेंट प्लेसेस हैं, 8n सीट्स हैं, ठीक है। वैकेंट एनर्जी लेवल्स कितने हो जाएंगे? 8n। अब हम पढ़ चुके हैं कि जब क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है तो क्रिस्टल फॉर्मेशन के लिए हर एक एटम की पोजीशन अलग अलग होगी, यूनिक पोजीशंस होंगी, यानी कि हर एक इलेक्ट्रॉन की यूनिक पोजीशन होगी और हर एक इलेक्ट्रॉन यूनिकली इंटरेक्ट करेगा अपने आसपास के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस से, ठीक है। तो अगर हर एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो है वो यूनिक है, इसका मतलब 8n वैकेंसीज अगर हैं तो 8n एनर्जी लेवल्स होंगे। अच्छा, अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? पहले से 4 इलेक्ट्रॉन्स। इन 8n एनर्जी लेवल्स में से 4n आर वैकेंट एंड 4n आर फिल्ड। ये क्लियर हो गया। अब आइए समझते हैं जो 3s की एनर्जी, जब ये रीजन A है, ये रीजन A है, ये रीजन B है, दिस इज रीजन A, दिस इज रीजन B, दिस इज रीजन C एंड दिस इज रीजन D। तो एनर्जी को समझने की कोशिश करते हैं कि जब रीजन A है तो आइसोलेटेड एटम्स हैं। एटम्स अभी क्या है? थोड़े दूर दूर हैं। एटम्स जब दूर दूर हैं तो ये एटम, सपोज करिए एक एटम है, यहां पर एक दूसरा एटम है। इन दोनों एटम के जो इलेक्ट्रॉन हैं वे अभी अगर चूंकि दूर दूर हैं तो वो एक दूसरे पर कोई भी खास इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं। तो चूंकि वो इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे ज्यादा, इसलिए उसकी एनर्जीज क्या होंगी? जब डिस्टेंस जो है ज्यादा होगी, इधर डिस्टेंस ज्यादा है और इधर डिस्टेंस क्या दिखाया जा रहा है? कम होती जा रही है, ठीक है। यहां पर हम लिख सकते हैं क्या चीज? इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। इंटर एटॉमिक स्पेसिंग यहां पर बढ़ रहा है। इस साइड में इंटर एटॉमिक स्पेसिंग बढ़ रही है और इस साइड में इंटर एटॉमिक स्पेसिंग घट रही है। जब एटम्स दूर दूर होंगे तो वो इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उनकी एनर्जी लेवल सिर्फ क्या होगी? 3s वाली की एनर्जी लेवल होगी और 3p वाली की एनर्जी लेवल्स होंगी। जो 3s वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी को हम लोग L=0 से दिखाते हैं और जो 3p वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी को हम लोग लेवल L=1 से दिखाते हैं। दिस इज लेवल 0, दिस इज लेवल 1। तो ये 3s और 3p की एनर्जी लेवल्स को दिखा दिया गया। अब हम जानते हैं जब एटम्स पास आते हैं तो क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, जब एटम्स पास आते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होगी क्रिस्टल में? थोड़ी, जो हमारी ये 3s वाली या 3p वाली एनर्जी लेवल्स है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाएगी और कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाएगी। यही काम यहां पर 3p वाले में भी एनर्जी लेवल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होगी? यहां पर, यहां देखिए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेवल यहां पहुंच जाएगी, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेवल यहां पहुंच जाएगी, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेवल ये होगी, 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 कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेवल ये होंगी। ये एनर्जी लेवल हाइट्स के द्वारा शो की जाती है। एनर्जी लेवल किससे शो की जाती है? हाइट्स के थ्रू। जिसकी हाइट ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, जिसकी हाइट कम उसकी एनर्जी कम। तो बात करते हैं, जब हम लोग एटम्स को पास लाते हैं तो 3s वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां कितनी टोटल सीट्स कितनी है? यहां पर 2n एनर्जी लेवल्स पॉसिबल हैं, 2n स्टेट्स हो सकते हैं और 2n इलेक्ट्रॉन्स हैं।
यहां पर कितने हो सकते हैं, एक एटम में कितनी वैकेंसीज है, यहां 6, तो n एटम्स में कितनी वैकेंसीज होंगी, 6 यानी स्टेट्स हो सकते हैं एनर्जी के। और कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2n वैकेंसीज क्या है, फील्ड है, 2n इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अब देखिए ये क्या होगी, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जब ये पास आएंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम होती जाएगी और कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ेगी। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसी होगी जब हम पास लाते जाएंगे जिनकी एनर्जी कम होते होते इतनी कम हो जाएगी, और 3s वाले जो ये 2n इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी एनर्जी, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा हो जाएगी कि दोनों की एनर्जी यहां पर क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। फिर से समझते हैं, 3s वाले जो ये 2n इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी एनर्जी इनकी एनर्जी बढ़ते बढ़ते कुछ इतनी बढ़ जाएगी, और 3p वाले कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी घटते घटते इतनी कम हो जाएगी कि उन दोनों की एनर्जी आपस में इक्वल हो जाएगी। अब ये तो हो गई रीजन ए और रीजन बी की बात। आगे बढ़ते हैं, रीजन सी की बात करते हैं। ये इंटरमिक्सिंग का थिन लेयर है, इंटरमिक्सिंग का पतला रीजन है, इसमें भी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं, और ज्यादा इंटरमिक्सिंग होती है और ज्यादा इंटरेक्शंस होते हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं यहां पर जब आ जाते हैं, इधर आगे बढ़ते हैं तो 3s और 3p का ये जो एनर्जी लेवल का जो ये बैरियर था, ये जो दीवार थी, वह दीवार अब यहां पर रीजन डी में पहुंचने पर वो दीवार खत्म हो जाती है। ठीक है, फिर समझते हैं, 3s और 3p वाली जो एनर्जी लेवल्स थी, इनकी जो दीवार थी, ये जब हम लोग उन एटम्स को और पास लाते हैं, कितना पास लाते हैं, 2 to 3 एंगस्ट्रॉम, 2 to 3 एंगस्ट्रॉम, which is the actual spacing, which is actual spacing. What is actual spacing? जितने डिस्टेंस पर एटम्स होते हैं, जितने डिस्टेंस पर एटम्स एक्चुअल में क्रिस्टल में होते हैं, दैट इज एक्चुअल स्पेसिंग। तो जब एक्चुअल स्पेसिंग की बात करते हैं तो हम देखते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इतनी हो जाती है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इतनी हो जाती है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इतनी, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इतनी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है। इसी तरह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इतनी, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इतनी, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इतनी, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की इतनी, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की इतनी। तो जब हम चेक करते हैं तो देखते हैं इस एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन है, तो यस है, प्रेजेंट है। इस इलेक्ट्रॉन का इस एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है। इस एनर्जी का इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है। तो इस तरह की से हम देखते हैं यहां से यहां तक कि इन एनर्जीज का इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इधर आते हैं, क्या इस इतनी एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यस। इतनी एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यस। इतनी एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यस। ये रूम टेम्परेचर पर हमने चेक किया। फिर आते हैं इस रीजन में, चेक करते हैं क्या इतनी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, नो। क्या इतनी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, नो। क्या इतनी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, नो। तो चूंकि इतनी दूरी में ये जो हाइट है, ये एनर्जी की ये जो हाइट है, इस हाइट में कोई भी इलेक्ट्रॉन हमें नहीं मिलता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये फॉरबिडन है, यानी कि यहां से लेके यहां तक की जो एनर्जी लेवल का हाइट है, सपोज कर लीजिए ये 10 वोल्ट हो, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहां पर भी ये भी गैप कितना हो, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ये हो आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 से लेकर के 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 20 से लेकर के 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इन एनर्जी लेवल्स का इलेक्ट्रॉन हमें मिल रहा है, इन एनर्जी लेवल्स के इलेक्ट्रॉन हमें रूम टेम्परेचर पर मिल रहे हैं, पर इन एनर्जी लेवल्स के कोई भी इलेक्ट्रॉन हमें नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये फॉरबिडन है। यानी कि यहां पर हम कह सकते हैं ये क्या है, ये जो रीजन है इसे हम देखते हैं कि ये फॉरबिडन रीजन है, यानी कि इस एनर्जी लेवल का कोई भी इलेक्ट्रॉन हमें दिखता नहीं। फॉरबिडन का मतलब होता है मना, इस एनर्जी लेवल का कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है।
तो हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप और ईजी, एनर्जी गैप ईजी। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमें दिख रहा है, ये इतना जो हमें दिख रहा है ये एनर्जी, इस एनर्जी के लिए अगर हम ये वाला रीजन उठा लें, ऐसे ये वाला रीजन अगर हम यहां से पूरा पूरा ये देख करके एक फ्रेश पेज पे ये बना ले, तो हमें क्या दिखेगा, तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। यानी ये इतनी एनर्जी लेवल्स का हमें इलेक्ट्रॉन मिलता है, इतनी एनर्जीज का हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, लेकिन इस एनर्जी लेवल के कोई भी इलेक्ट्रॉन हमें नहीं मिलते हैं। दिस इज कॉल्ड एनर्जी गैप ईजी, दिस इज कॉल्ड एनर्जी गैप ईजी। तो बच्चों इन एनर्जी लेवल्स के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जब हम 0 केल्विन की बात करते हैं, एट 0 केल्विन, एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, इस एनर्जी लेवल पर, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर इन एनर्जी लेवल्स का नो इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, नो इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। कोई इलेक्ट्रॉन 0 केल्विन पर इन एनर्जी लेवल्स में प्रेजेंट नहीं होता। सारे के सारे कितने टोटल वैकेंसी हैं, 4n, सॉरी वैकेंट कितने हैं, 4n, और कितने टोटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो है 4n। तो सारे के सारे 4n इलेक्ट्रॉन कहां मिलते हैं, 0 केल्विन पर, यहां पर कोई नहीं मिलता। तो ये जो बैंड है, दिस बैंड इज कॉल्ड वैलेंस बैंड, दिस बैंड इज कॉल्ड valence band, and this band is called this band is called conduction band, ठीक है। ये बैंड 0 केल्विन पर यहां कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, बट रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके यहां पर चले जाते हैं। दिस इज द सीन एट 0 केल्विन, बट एट रूम टेम्परेचर व्हाट हैपेंस एट रूम टेम्परेचर, यहां पर अगर हम बात करें एट रूम टेम्परेचर, वी सी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स हियर इन द कंडक्शन बैंड, हमें कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको ये डायग्राम क्लियर है और आप अच्छे से समझ चुके हो कि वैलेंस बैंड क्या है और कंडक्शन बैंड क्या है। तो बच्चों 0 केल्विन पर यहां पर सारे के सारे 4n इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं और यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहता है। और ये एक ऐसे एनर्जी लेवल है, ये एक ऐसा एनर्जी के लेवल्स हैं जिसपे किसी भी टेम्परेचर पर कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट नहीं रहता है।
तो this gap is called energy gap. So what is the definition of energy gap? The gap between the top of valence band का जहां पर top है, the gap between the top of valence band and bottom of conduction band in which no allowed energy levels for electrons can exist. In this region, in these regions, at these levels of height, there is no electron present. So we say the gap between the top of valence band and bottom of conduction band in which no allowed energy levels for electrons can exist is called energy gap. तो बच्चों इसे आप नोट कर लीजिए, एनर्जी गैप क्या होती है। अब हम एनर्जी बैंड के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड, वी विल क्लासिफाई द कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ओके, तो बच्चों अब बात करते हैं एनर्जी बैंड्स के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स वी आर गोइंग टू क्लासिफाई इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड कंडक्टर्स। तो इंसुलेटर्स में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, इंसुलेटर्स में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कहां रहते हैं? वैलेंस बैंड में। All electrons lie in valence band. There is no electron present in conduction band. और इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है, जो सॉरी, the top of valence band and the bottom of conduction band, the gap is more than 3 electron volt. ये हमें ऐसा लगता है कि हम अगर एनर्जी दे दें, हीट कर दें, किसी इंसुलेटर को हीट कर दें, इतनी एनर्जी दे दें कि वह वैलेंस बैंड से कहां पहुंच जाए? कंडक्शन बैंड में। तो वी हैव टू गिव मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो हम सोचेंगे हो सकता है कि हम हीट कर दें और इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पहुंच जाए? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। बट स्टूडेंट्स, इट इज नॉट पॉसिबल। अगर हम हीटिंग करेंगे, ज्यादा हीटिंग कर देंगे, तो वो मटेरियल क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा, वो मेल्ट कर जाएगा। बिफोर गेनिंग दिस much energy the material will melt, और हम इंसुलेटर को कंडक्टर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। जो सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में भी प्रेजेंट रहते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में भी प्रेजेंट रहते हैं। और कंडक्टर्स की जहां तक बात है, इसमें एनर्जी लेवल्स जो है ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों की ओवरलैपिंग होती है। क्या हो रही है? ओवरलैपिंग। किसकी? वैलेंस बैंड की और कंडक्शन बैंड की। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड इन कंडक्टर्स में क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। और कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में भी प्रेजेंट रहते हैं और कंडक्शन बैंड में भी प्रेजेंट रहते हैं।